हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आप लोगों के सामने लेके फिर से उपस्थित हूँ एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो ये सेशन हमारा फोर्थ हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने 3 सेशन उपस्थित है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे वहां से आप जाके जो कि पिछली 3 वीडियो है आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो बने रहिएगा। हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनटीपीसी का जो 2019 में फॉर्म आया था और अगर हम बात करें तो उसका पेपर हुआ था 20 के लास्ट में और 21 के स्टार्टिंग में, जो कि सीबीटी 1 हुआ था। तो वही क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करा रहा हूं, जो कि पिछले वीडियो से ही कराता आ रहा हूं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, लाख मिठास सही तेरे लहजे में, लाख मिठास सही तेरे लहजे में, लेकिन तेरा औरों से बात करना जहर लगता है, तेरा औरों से बात करना जहर लगता है। तो अपने अपने प्रायोरिटी समझिए कि हमें किसको कितना देना है। ओके। और जरूरत के हिसाब से अगर देखते हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा अगर किसी को इंपॉर्टेंट देते हैं लाइफ में, तो वो चीजें फिर धीरे धीरे आपको क्या करती है, अंदर अंदर खाए चली जाती है। तो ये सारी चीजों से हमें बच के रहना है और हमें कोशिश करना यही है कि मैं अपने जीवन को कैसे निरंतर आगे बढ़ सकूं। ओके। तो चलिए हम लोग अब सेशन की तरफ चलते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगर आज हम अपने सेशन को जो स्टार्ट करने वाले हैं, अगर इसमें हम बात करें तो आज का हम लोगों का जो यूनिट होगा, ये इस यूनिट में हम बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। जो भी व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए हैं उनके बारे में एक एक करके देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनसे संबंधित कैसे पूछे गए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आप भी। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो हमें क्या बताना है, संतूर वादक। ओके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा, बी कह रहा है कि उस्ताद बिंदा खान, और सी कह रहा है जस सज्जाद हुसैन, और डी कह रहा है निखिल बनर्जी। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं संतूर से कौन से वो व्यक्ति हैं जो संबंध रखते हैं, तो उनका नाम है शिव कुमार शर्मा। ओके। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको भी देखते हुए चलने हैं। ओके। आइए अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू राज्य के प्रसिद्ध संतूर वादक और भारतीय संगीतकार हैं। तो ये किस राज्य से भी बिलोंग करते हैं ये भी हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि जो राज्य है इनका वो कौन है, जम्मू, जम्मू और कश्मीर। ओके। एक ही साथ नाम लिया जाता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ जम्मू का ही मेंशन किया गया है। ओके। तो इस तरीके से आप देखते हुए चलिएगा। आइएगा अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन इस पे है, और जो कि अगर मैं बात करूं ऑप्शन का तो वो हमारा अगले पेज पे है। बोला गया है कि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति आया राम गया राम भारत में राजनीतिक शताब्दी में किसका वर्णन करने के लिए लोकप्रिय है। बोला गया है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आया राम गया राम भारत में राजनीतिक शब्दावली में किसका वर्णन किया गया है। ओके। हमें बताना है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 5/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब हम इसके एक एक ऑप्शन को देखते हैं, फिर हम बता पाएंगे। ओके। चलिए अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कहा गया है कि जया लाल, बी कहा गया है कि दुर्गेश लाल, सी कहा गया है बिपिन लाल, डी कहा गया है लाल गया लाल। ओके। चलिए तो आप बताइए कि इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा। ओके। तो
अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, गया लाल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आइए हम लोग इनके जो है कि जो कि की पॉइंट को देखते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। गया लाल का वर्णन करने के लिए अभिव्यक्ति आया राम गया राम भारत में राजनीति शब्दावली में लोकप्रिय हो गया। गया राम एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, सदस्य थे। तो इन्हीं के ऊपर ये कहावत क्या हो गई, मशहूर हो गई थी। ओके, आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 223 मतलब 223 का। ओके, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था, उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो जेपी नारायण, अगर बी देखते हैं तो एसपी मुखर्जी, अगर सी देखते हैं तो जॉर्ज फर्नांडिस, अगर हम डी देखते हैं तो मोरारजी देसाई। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 223 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था। जॉर्ज फर्नांडिस जो है कि 2020 में पद्म विभूषण से क्या किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमें ऐसे भी याद रखना है क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हमसे पूछ देता है और हम क्या करते हैं, पेपर गलत करके चले आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 222 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम क्या है? यूनिसेफ सद्भावना जो कि राजदूत का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा, बी कह रहा है कि मिली बॉबी ब्राउन और सी कह रहा है लायनल मेसी और डी कह रहा है लिली सिंह। तो हमें बताना है कि उनका नाम क्या है। ओके, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 224 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिली बॉबी ब्राउन, मिली बॉबी ब्राउन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं और इनके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि मिली बॉबी ब्राउन अब तक की सबसे कम उम्र की यूनिसेफ सद्भावना राजदूत है। यूनिसेफ का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क, ओके, जो कि यूएसए में स्थित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रियंका चोपड़ा को 2016 में ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखते हुए और बहुत ही सावधानी बरतते हुए जो कि क्वेश्चन को करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हमसे गलत हो जाएंगे। ओके, आइए आगे बोला गया है कि डैश है, खाली स्थान है, और बोला गया है कि ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रतन टाटा थे, बी कह रहा है कि जमशेद जी टाटा थे, और सी कह रहा है आर डी टाटा थे, और डी कह रहा है कि जे आर डी टाटा थे। तो हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल की, जो कि ताज होटल के नाम से फेमस है, तो वो कौन बनाए थे, उसका निर्माण कौन किए थे? तो जमशेद जी टाटा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जमशेद जी टाटा। ओके, अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है। ओके, बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे और अगर जितनी भी उनकी तारीफ किया जाए वो कम है। हमें तो बस यही है कि हमारे भारत देश से एक और रत्न चला गया। ओके, और भगवान अपने चरणों में उनको जगह प्रदान करे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले जमशेद जी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैली को एकत्रित करके मुंबई में ताज
महल पैलेस होटल का निर्माण किया? जमशेदजी नटवराजी टाटा एक भारतीय अग्रणी उद्योगपति थे जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का पिता कहा जाता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय उद्योग का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा बिल्कुल आराम से कि किनको बोला जाता है। जमशेदजी टाटा जी को बोला जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को अब रही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यू सॉन्ट थे, या फिर एंटोनियो गुटेरस थे, या फिर वोन की मून थे, या फिर कोफी अन्नान थे। तो हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन कि इसके जो कि 8वें महासचिव कौन थे। अगर हम 8वें की बात करते हैं तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वोन की मून। वोन की मून हमारे जो है कि 8वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ की पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि वोन की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान एजी। ओके, आइए देखते हैं कि कौन है। तो अभी वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ये कहाँ के हैं, किस देश के नागरिक हैं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन कईयों बात करा चुका हूं। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? सत्यजीत रे, पृथ्वीराज कपूर, दादा साहब फाल्के या राज कपूर। हमें बताना है कि वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें हम भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी जो है कि सिनेमा जगत में दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए इनके बारे में कुछ विशेष की पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र 1913 उनकी एक फिल्म थी। यह फिल्म अब भारत की पहली पूर्ण लंबी वाली फीचर फिल्म के रूप में क्या होता है तो जानी जाती है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद होने चाहिए। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। और अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि वान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे, तो वो किस देश के थे? ओके, हमें कंट्री का नाम बताना है। क्या वो चीन से थे, जापान से थे, दक्षिण कोरिया से थे, या फिर उत्तर कोरिया से थे? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 228 का कि यह किस देश के थे, बॉन की मून, तो ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, इनके बारे में देखिएगा। बान की मून संयुक्त राष्ट्र की 8वीं महासचिव ओके जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक थे, दक्षिण कोरिया से थे। कोफी अन्ना उससे पहले राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। और एंटोनियो गुटेरस जो है कि अभी फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र के जो है कि महासचिव के पद पर वर्तमान में है। चलिए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना रुख कर रहा हूं। और अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि भारत का दूध वाला
भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव को, बी वर्गी कुरियन को, सी चरण सिंह को और डी मनोज कुमार को। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 की इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, किनको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? भारत के दूधिया श्वेत क्रांति के ये पिता माने जाते हैं। तो क्या है? श्वेत क्रांति के ये पिता माने जाते हैं। ओके, आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर वर्जिन कुरियन भारत के दूधिया ओके श्वेत क्रांति के क्या है? पिता माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मन बोलोंग की, तो ये हरित क्रांति के क्या है? जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न विशेषकर गेहूं चावल के उत्पादन में जो है कि भारी वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से भी आपको एक एक चीज याद रखने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। अब बिल्कुल भी किसी भी सेशन को मिस न करिएगा। अगर आप छोड़ते हैं तो उसे जरूर टाइम निकाल के अपने सेशन को पूरा करिएगा। ओके, नहीं तो क्या होगा कि आपके ये सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 पे। ये बोला गया है कि प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारी किस राज्य से संबंधित हैं? तो हमें राज्य बताना है। क्या ये असम से थे, या फिर नागालैंड से थे, उड़ीसा से या फिर पश्चिम बंगाल से थे? तो हमें बताना है कि यह किस राज्य से थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे। 230 नंबर की बात की गई है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करें तो 13/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये असम से बिलोंग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूपेन हजारी जो है कि ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये असम से संबंध रखते थे। आइए इनके बारे में देखें कि भूपेन हजारी असम राज्य से संबंधित है। इन्होंने 2019 में भारत रत्न जीता है। ओके, चलिए उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप बना भी ले रहे होंगे। ओके, आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 231, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कथन किस व्यक्ति का है? हमें उस व्यक्ति के नाम बताने हैं। ओके, पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानव को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कथन किसका है? अगर हम बात करते हैं यू थांट, या फिर कर्ट वोल्डहेम, या फिर हैग डैग, या फिर हैमर स्कॉर्डोस, या फिर कोफी ए अन्नान। ओके, तो हमें बताना है कि इनका नाम क्या है। अगर हम बात करें इस आंसर का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डैग हैमर स्कजार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 232 नंबर खाली डैश दिया है और बोला गया है कि एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेषक वक्ता जो कि टेंट्रा एमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए थे, वह एक दुर्लभ विकार है जो सभी 4 अंगों की अनुपस्थिति की विशेषता है। तो क्या है हमें वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लिसा निकोलस, बी कह रहा है निक बुजिसिक, या फिर कह रहा है सी कि टोनी रॉबिन्स, या फिर डी कह रहा है कि डेव रेमेसे। ओके, तो हमें बताना है कि इनका नाम क्या था। अगर मैं बात करूं कि वो कौन से व्यक्ति हैं, तो वो इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निक बुजिसिक। निक बुजिसिक जो है कि वो व्यक्ति का नाम है। ओके, आइए इनके बारे में कुछ हम
की पॉइंट देख लेते हैं। बड़े ये आप ध्यान से देखिएगा। निक वुजिसिक एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेषक वक्ता है जो कि टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए थे। यह एक दुर्लभ विकार है जो सभी 4 अंगों की अनुपस्थिति की विशेषता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें बोला गया है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनका हमें नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नवाब राय, बी कह रहा है आत्माराम, सी कह रहा है सच्चिदानंद और डी कह रहा है धनपत राय। तो इनका जो है कि नाम बताना है। अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इनका असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो वो था धनपत राय। ओके, क्या था? धनपत राय। आइए, बड़े ही महान पुरुष हैं ये और इनकी कुछ कृतियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का असली नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृतियां हैं कर्मभूमि, कफन, गोदान, पूस की रात, निर्मला, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही के वाराणसी में हुआ था। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही, वाराणसी। कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को। और इनकी कृतियों को भी आप याद रखिएगा। कर्मभूमि, कफन, गोदान, पुष की रात, निर्मला या फिर ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा। ओके, तो ये सारी इनकी कृतियां हैं। ये कृतियां भी आपको क्या है, याद रखने हैं। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि गद्दाधर चट्टोपाध्याय का नाम क्या था, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्वामी प्रभुपाद था, या फिर स्वामी विवेकानंद था, या फिर रामकृष्ण परमहंस था, या फिर श्री अरविंदो था। तो हमें बताना है इनका नाम कि इनका नाम क्या था। अगर मैं बात करूं गद्दाधर चट्टोपाध्याय जी का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। ओके, रामकृष्ण परमहंस इनका वास्तविक नाम था। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव, ओके, गद्दाधर चट्टोपाध्याय एक भारतीय हिंदू रहस्यवादी संत और बंगाल के धार्मिक नेता थे। उनका जन्म अगर हम देखें तो 18 फरवरी 1836 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र दत्त था। ओके, उनका जन्म 12 फरवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तो इस तरीके से भी आप एक एक चीज को याद करते हुए चलिएगा, देखते हुए चलिएगा, तभी आप जाके अच्छे जो है कि स्कोर कर पाएंगे अपने परीक्षा में। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस वकील ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो हमारे जो कि कुलभूषण जाधव थे, जिन्होंने अभी पाकिस्तान में बंद हैं, तो उनका जो है कि उनको जो कि मौत की सजा हो गई थी पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के कोर्ट ने सुना दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हेग में जो कि वो कौन से वकील हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुकुल रोहतगी, या फिर हरीश साल्वे, या फिर अमन लेखी, या फिर कपिल सिब्बल। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 28/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो वकील कौन थे जो भारत का पक्ष रखे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरीश साल्वे थे। कौन थे? हरीश साल्वे व्यक्ति थे जिन्होंने कुलभूषण जाधव के मौत की सजा के खिलाफ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, आइए
बड़े ध्यान से देखिएगा, कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हरीश साल्वे ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा आइए सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसकी सहायता एक रजिस्ट्री इसके प्रशासनिक अंग द्वारा दी जाती है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांस में ही बातचीत यहाँ पे हो सकती है। या तो आप इंग्लिश का यूज करिए या फिर आप फ्रेंच का यूज करिए। ओके, ये दोनों लैंग्वेज क्या है कि वहां पे मान्य है। जैसे हमारे यहाँ क्या मान्य है, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो हमारे यहाँ इंग्लिश अभी तक मान्य है। आगे जो होगा वो भाषा देखी जाएगी। अभी इसे बदलने का जो है कि डिस्कशन चल रहा है। ओके, आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 236 का कि निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय सबसे लंबे उम्र दराज थे। मतलब जो प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे उनकी उम्र क्या थे, सबसे ज्यादा है, उनका हमें नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मोरारजी देसाई, बी कह रहा है कि बीपी सिंह, सी कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और डी कह रहा है चौधरी चरण सिंह। अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 28/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ओके, ये सबसे लंबे उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे। ओके, चलिए इस लिहाजा से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ध्यान से देखिएगा, मोरारजी देसाई पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय सबसे उम्र दराज थे। वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। मोरारजी देसाई पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री है। तो इनके नाम से 2 रिकॉर्ड है। एक तो ये सबसे लंबी जो है कि आयु के हैं, जो कि उम्र दराज व्यक्ति हैं, और दूसरा ये है कि अपने पद पे रहते हुए ये इस्तीफा दे दिए थे। तो ये 2 चीज इनके साथ हुई है और ये 2 चीज आप क्या है याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किससे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, बी कह रहा है महात्मा गांधी, सी कह रहा है लाला लाजपत राय और डी कह रहा है दादा भाई नौरोजी। तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को हम लोग मानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनके बारे में कुछ हम लोग की पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति के आलोचक थे। जुलाई 1892 में नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई बने थे। भारत में नहीं, एशिया में बने थे, ओके, जो कि ब्रिटिश की संसद में चुन के यहां से गए थे। ओके, तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि हम लोगों ने काफी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमसे क्या होता है, गलत कर जाते हैं। ओके, आइए, तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं हमें नहीं करना है और क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 238, तो सोनल मानसिंह जो है कि किस लिए प्रसिद्ध है, हमें बताना है। क्या वो गायन है या फिर अभिनय है, खेल से संबंधित है या फिर नाचना मतलब डांसिंग से संबंधित है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करते हैं तो इनका संबंध नाचना से है, डांसिंग से है। ओके, आइए इनके बारे में कुछ और देखते हैं। देखिएगा, सोनल मानसिंह मुंबई भारतीय उड़ीसी की नृत्य एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में उड़ीसा और अन्य भारतीय शास्त्रीय के रूप में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। ओके, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमें क्या होते हैं, हम गलत करके चले आते हैं और आके हम घर पे दाड़ते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है,
लेकिन वास्तव में जो होता है वो पेपर अच्छा नहीं जाता है। ओके, आइए, जैसे कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करते हैं कि लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन पे मैं जरा सा भी टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं और इनके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र की एकता के लिए उनका अद्वितीय प्रयास जो है कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन उनका जन्म दिवस 1875 को हुआ था, नडियाद गुजरात में हुआ था। ओके, जो कि 2016 से राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्या होता है तो मनाया जाता है। ओके, इस तरीके से भी आपको एक एक क्वेश्चन याद रखने हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यह किसकी प्रसिद्ध बोली है। यदि आप रोते हैं क्योंकि आपके जीवन में शीश समाप्त हो गई है, राशि समाप्त हो गई है, तो आपके आंसू आपके सितारों को देखने से रोकेंगे। ओके, तो किसका कथन है हमें बताना है, किसकी प्रसिद्ध बोली है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर की है, अमृता प्रीतम की है, सुनीता नंदन पंत की है, या फिर श्री अरविंद बिंदो की है। तो हमें बताना है कि ये जो बोली है वो किसने कहा था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 240 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़े ही आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध उदाहरण है, यदि आप रोते हैं क्योंकि राशि सम आपके जीवन से चली गई है तो आपके आंसू आपके सितारों को देखने से रोकेंगे। उनके द्वारा प्रसिद्ध नारा कहा गया था, आप अकेले खड़े हो और पानी को देखकर समुद्र पार नहीं कर सकते। आप अकेले खड़े होकर ओके पानी को देखकर समुद्र पार नहीं कर सकते थे। ये इनकी प्रसिद्ध लाइन है, ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। चलिए आइए आगे क्या बोला गया है देखिएगा। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के रूप में लिखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा तो उन्होंने किस नाम का इस्तेमाल किया। ओके, क्या अब्बाई नाम से, या फिर माधवी कुट्टी, या फिर वथम्पी, या फिर अरुंधति राय। तो हमें बताना है कि क्या है जिस नाम से उन्हें इस्तेमाल किया गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसको देखिएगा, माधवी कुट्टी के नाम से इस्तेमाल किया गया। तो देखिएगा, कमला दास ने दक्षिण भारत की मलयालम भाषा में और अंग्रेजी ज्यादातर कविता और माधवी कुट्टी के कमल नाम से 2 कविताएं क्या है इन्होंने लिखा है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जाकिर हुसैन। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तुम्हें बताना है 242 का कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय इस पे आपको नहीं लूंगा और ना ही नष्ट करूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही स्पष्ट है। ओके, जैसे कि उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको पता होगा। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा, डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल परियोजना पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के विकास के उनके योगदान के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किसने कहा है भारत की एकमात्र आशा जनता से है।
उच्च वर्ग शरीर और नैतिक रूप से मर चुके हैं। तो यह कथन किसका है? क्या अरबिंदो घोष का है, बिपिन चंद्रपाल का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का है? तो हमें बताना है कि यह कथन जो है यह किसका है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा, उनका ही यह कथन है। ओके, आइए इनके बारे में देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुके हैं। उनके अनुसार भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनता को जागृत और राजनीतिक रूप से सक्रिय होना है। ओके, जो कि फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस समय भारत में यही स्थिति जो है कि बनी हुई है। आइएगा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। 244, किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक, किसने कहा किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है? क्या है? प्राण वायु है। अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, बालकृष्ण गोखले जी ने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था, या फिर अरबिंदो घोष ने बोला था? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। अगर मैं बात करता हूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरबिंदो घोष जी ने बोला था, यह कथन उन्हीं का है। आइए, अरबिंदो घोष ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन श्वास है। ओके, वह एक भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि, कवि और भारतीय राष्ट्रीयवादी थे। ओके, चलिए आइए बड़े ध्यान से आप देखिएगा अगले क्वेश्चन को कि इसमें क्या बोला गया है। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्तित्व से संबंधित है? क्या है? कटक। क्या सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, या फिर ईश्वर चंद्र विद्याधर, या फिर जयप्रकाश नारायण? हमें बताना है कि किससे है यह संबंधित है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आइए देखते हैं कि कैसे है। तो कटक सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1897 में उड़ीसा के कटक शहर के उड़िया बाजार में, कहा? उड़िया बाजार में स्थित जानकी नाथ भवन में हुआ था। ओके, तो ये कुछ उनके रूप में की पॉइंट दिए गए हैं। की पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं। चलिए आइए आगे क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता, उनके सदस्यों का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी है? तो यह कथन किसका है? जगदीश भवानी, या फिर एडम स्मिथ, या फिर अमर्त्य सेन, या फिर जीन द्रेस? तो हमें बताना है कि यह कथन किसका है। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का यह प्रमुख कथन है। ओके, चलिए आइए इनके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी। एडम स्मिथ ने कहा है कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता जिसके सदस्य का बड़ा हिस्सा गरीबी और दुखी है। स्मिथ अपनी किताब की अगर हम बात करें तो 1976 में द वेल्थ ऑफ नेशन के लिए तो सबसे प्रसिद्ध है। ओके, उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किन्हें माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 247 की, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या दिलीप कुमार है, दादा साहब फाल्के है, मणि सेठना है, या फिर राज कपूर है? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या इज द राइट ऑप्शन? इसका हो जाएगा बी, दादा साहब फाल्के। क्या इनका नाम है? दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पे जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म जगत से। आइए, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1969 में देविका रानी द्वारा
जीता गया था। और 2019 की अगर बात करें तो यह पुरस्कार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन को 2018 में और विनोद खन्ना को 2017 में दिया जा चुका है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक संबंधित हैं। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किसान समुदाय से, बी कह रहा है सुलभ शौचालय आंदोलन से, और सी कह रहा है कि बचपन बचाओ आंदोलन से, और डी है महिला आंदोलन से। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुलभ शौचालय आंदोलन से इनका संबंध है। ओके, आइए इनके बारे में भी कुछ की पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे कि बोला गया है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय, ओके, शौचालय आंदोलन से जुड़े हैं। सुलभ पूरे देश में मानवमल आधारित बायोगैस संयंत्र लगाकर एक भारतीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। उन्होंने 1970 में सुलभ स्वच्छ आंदोलन की स्थापना की थी। ओके, इस तरीके से भी आपको देखते हुए चलना है। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन नंबर 249, तो इसको बड़े आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे आधुनिक भारत का मीरा के रूप में जाना जाता है? ओके, कौन है? तो आशापुरा देवी या फिर कमला दास, महाश्वेता देवी या फिर महादेवी वर्मा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 249 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का जो कि मीरा बोला जाता है। ओके, आइए चलिए देखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा के रूप में जाना जाता है। वह छायावादी की एक प्रमुख कवित्री हैं जो कि 1914 से लेकर 1938 तक आधुनिक हिंदी कविता में रूपायित का एक साहित्यिक आंदोलन और हिंदी कवि सम्मेलन कवियों की सभा की एक मुख्य कवि थी। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन को जो है कि सेशन को मैं यही विराम देता हूं। अब हम लोग अगले सेशन को स्टार्ट करेंगे, अगले यूनिट को अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो अब अगला सेशन हम लोगों का होगा, क्या होगा कि महत्वपूर्ण दिन। अब महत्वपूर्ण जो दिन है ये हम अगले सेशन में लेके आप लोगों को चलेंगे। और सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जो सेशन को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं सेशन आपके लिए लाता रहूंगा और मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।